दाभोलकर मर्डर केस में जो मर्डर वेपन की कहानी है, मैं ये कहूँगा कि जैसे ही ये मर्डर्स हुए, कुछ ही मिनटों के अंदर लोगों ने क्या स्टेटमेंट्स दिए, आपने भी पढ़े, मैंने भी पढ़े। इनको इनकी विचारधारा के लिए मार दिया गया। स्केच सीबीआई ने बनाया है सेम लोगों का, वो स्केच तक चेंज हो गया है। आप इनको रैशनलिस्ट बुला दीजिए, लेकिन ये चारों रैशनलिस्ट थे नहीं। इसमें से दाभोलकर जो थे वो इस फील्ड में काम करते थे, जो एंटी सुपरस्टिशन बिल छाप के लाए थे सब। नमस्कार दोस्तों, भारत में 10 साल से एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसका फुल एंड फाइनल रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आया। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 हत्याओं के बारे में जिसे लेकर शोर तो बहुत हुआ, दावे प्रतिदावे बहुत हुए, लेकिन अब तक पूरी तरह से कंक्लूजन तक मामला पहुंचा हो ऐसा कह नहीं सकते। मैं उन 4 बहुचर्चित हत्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। इन चारों के नाम आपने अखबारों की सुर्खियों में, टेलीविजन, रेडियो और मास मीडिया में सुने होंगे। दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश और कलबुर्गी। ये 4 हत्याओं के बारे में सड़कों के ऊपर आंदोलन हुए। ऐसा कहा जाता है कि ये तमाम के तमाम जिनकी हत्या हुई वो लेफ्टिस्ट थे और इनकी हत्या के पीछे एक मानसिकता का हाथ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, कईयों की गिरफ्तारी हुई, दशकों तक मामला कोर्ट में चलता रहा और अब इस पूरे हत्याकांड पर कई सारी जब किताबें लिखी गई हैं तो एक नई किताब जो है वो मार्केट में आ रही है। ये किताब का शीर्षक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, दाभोलकर पानसरे हत्या तपासातील रहस्य क्वेश्चन मार्क। और लिखने वाले हैं डॉक्टर अमित थड़ानी जी, जो आज मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम इस किताब में क्या लिखा है इस बारे में अमित थड़ानी जी से बात करेंगे। अमित जी, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। यह हत्याकांड, कई सारे लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, अगर चर्चा हो रही हो तो उससे कन्नी काट लेते हैं। सभी कोई इस पूरे मामले से जब एक और अपनी टिप्पणी और राय देने से डरते हैं, ऐसे में आपने किताब क्यों लिखी? नमस्ते मयूर जी। इस बारे में किताब लिखना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं। सब एक ही नैरेटिव चलाते रहे हैं कि ये जो हत्याएं हैं इनकी आइडियोलॉजी की वजह से की गई हैं और ये हत्या के पीछे हिंदू संगठनों का हाथ है। यही नैरेटिव चलता रहा है और किसी को भी नहीं चाहिए कि ये नैरेटिव टूटे, इसीलिए ये चर्चा का विषय नहीं बनता है। जब बनेगा तो इसमें सिर्फ वही बातें घड़ी घड़ी दोहराई जाएंगी। लेकिन पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इनकी एक्चुअली में मानसिकता थी क्या। दूसरी, हिंदू संस्थाओं पर नाम क्यों लगाया गया, और तीसरा, क्या ये इल्ज़ाम सही है या नहीं है, और एक्चुअली में कोर्ट में क्या चल रहा है और चार्जशीट में क्या हुआ है। तो जब हम इसमें जाएंगे तो कोई अलग ही तथ्य सामने आते हैं। तो आपने ये जो किताब लिखी है इसमें कई सारे तथ्यों का, जब ये किताब के पन्ने में उलट रहा था तो मुझे कई सारे टेलीविज़न स्क्रीन के स्टिंग ऑपरेशन के स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, कई सारे ट्वीट्स दिख रहे हैं। क्या आपने मीडिया ट्रायल की इंक्वायरी की है इसमें? जी बिल्कुल किया है, बिकॉज़ ये मीडिया ट्रायल ही हुआ है इन केसेस में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो जज हैं जो ये कोर्ट को, ये जो मैटर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि आप मीडिया के सामने जो सब चीज़ें बोल रहे हैं वो हमारे सामने नहीं रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स चले हैं मीडिया में जो तथ्यों से बिल्कुल परे हैं। अभी आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ इसमें। एक ये है जो दाभोलकर मर्डर केस में जो मर्डर वेपन की कहानी है। ये मर्डर वेपन की कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि 2013 में जब दाभोलकर जी का मर्डर हुआ था, उसी दिन 2 लोग गिरफ्तार हुए थे जिनके पास थोड़े हथियार बरामद हुए थे, और वो हथियार का फॉरेंसिकली मैच हुआ था। जो बुलेट्स थी दाभोलकर के बॉडी से, उनसे मैच हुआ था कि यही हथियार हैं जिनसे गोली चली है। लेकिन ये हथियारों के पास, जिनके पास से रिकवर हुए थे, उनको कोर्ट ने करीब 1 डेढ़ महीना पहले
छोड़ दिया क्योंकि सीबीआई ने बोला कि हमारे पास में इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, राइट। दूसरा नैरेटिव ये चला, ये फॉरेंसिकली मैच्ड है क्योंकि वो हिंदू संस्था के लोग नहीं थे, लेट्स पुट इट दैट वे। 2015 में एक चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें उन्होंने 2 हिंदू एक्टिविस्ट का नाम लिया था और ये कहा था कि उन्होंने मर्डर करने के बाद कहाँ भाग गए हमको मालूम नहीं, और जो हत्यारे हैं वो भी हमको मालूम नहीं कहाँ पर है। अब ये हत्यारों की स्टोरी और कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज वो कह रहे हैं कि जो वन ऑफ द 2 मर्डर वेपन्स जो दाभोलकर केस में यूज़ हुआ है वो बंसारे केस में भी यूज़ हुआ है, और उनमें से एक वेपन जो है वो आगे कलबुर्गी केस में भी यूज़ हुआ है, और उन्होंने एक कर्नाटका फॉरेंसिक लैब की रेडियो रिपोर्ट प्रोड्यूस की है कि ये वेपन्स जो है वो वही वेपन्स हैं जो फर्स्ट मर्डर में यूज़ हुए थे। लेकिन बात यह है कि वो तो आपका ऑलरेडी कस्टडी में है वेपन्स, तो सीबीआई कस्टडी से वो वेपन्स बाहर कैसे आए दूसरे मर्डर्स के लिए, क्योंकि वो तो उसी दिन पे अरेस्ट हो गए थे और उनके पास से अपने फॉरेंसिकली मैच्ड वेपन्स हैं आपके पास। फिर एक और नैरेटिव चलाया गया इसमें कि जो 2017 में जो एक और चार्जशीट फाइल हुई उसका कि जो वेपन्स थे और खूनी भी चेंज हो चुका था बाय देन, बराबर है, जिनसे आपने वेपन रिकवर किए उनको मर्डर के लिए चार्ज नहीं हुआ। 2 जो हिंदू एक्टिविस्ट को फर्स्ट चार्जशीट में नेम किया गया वो तो लापता हैं, 5 साल से ऑलरेडी लापता थे, अभी भी लापता है आज दिन तक, और चार्जशीट फाइल हो गई यानी इन्वेस्टिगेशन आपको मालूम है कि काफ़ी ख़त्म हो गई है इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल चलने वाला है। लेकिन 2017 में जो चार्जशीट फाइल होती है उसमें मालूम पड़ता है कि वो 2 नाम भी चेंज हो गए हैं, यानी जो आपने खुद सीबीआई ने नेम किया है जो लोगों को अक्यूज्ड, वो अक्यूज़ 3 बार चेंज हो चुके हैं अब तक। अभी लास्ट में जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है ये वो लोग नहीं हैं जो अरेस्ट हुए, ये लोग भी वो लोग भी नहीं हैं जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई थी, ये अलग ही 2 लोग हैं। और इनके पीछे स्टोरी ये बनता है कि इनमें से एक आदमी ने वो वेपन्स के टुकड़े टुकड़े करके थाने क्रीक में फेंक दिए। अब थाने क्रीक की खुदाई हुई वेपन्स ढूंढने के लिए, 8 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, दूसरे देश से डाइवर्स बुलाए गए और बहुत शोर शराबा हुआ, और एक वेपन बरामद करके मीडिया के सामने हाजिर किया गया कि ये देखिए हम वेपन मिल गया हमको। लेकिन वो वेपन साबुत था, 1 पीस था, और सीबीआई चार्जशीट में लिखा है कि वेपन्स को तोड़ तोड़ के पानी में फेंका गया है। तो पानी के नीचे वेपन कैसे असेंबल हो गया वापस? जाहिर है जब वो वेपन को भी लैब में भेजा गया तो वो मैच नहीं था, कहाँ से होगा? ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बन के मीडिया चला रही है बिना पूछे कि ये सब हो रहा कैसे है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि जो लोगों को पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारी स्टोरी इतनी बार चेंज कैसे हो रही है, वो क्यों खामोश बैठे हैं इसमें, और वो क्यों जस्ट ब्लाइंडली ये स्टोरीज को रन कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो मीडिया को एक नैरेटिव्स देकर, एक स्पेसिफिक चीज़ों को मीडिया में चलाकर वो पॉलिटिशियंस के हैंडलर्स बन गए हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि जैसे ही ये मर्डर्स हुए कुछ ही मिनटों के अंदर लोगों ने क्या स्टेटमेंट्स दिए, आपने भी पढ़े मैंने भी पढ़े, इनको इनकी विचारधारा के लिए मार दिया गया। भाई तुम्हारा ट्रायल शुरू हुआ है, तुमने पता किया है, आपने पहले से ही बोल दिया है कि किनको आपको पकड़ना है और किनको आपको चार्ज करना है, और आपकी फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन उसी डायरेक्शन में गई है। देखिए, आमतौर पे जो नैरेटिव्स की बात आती है वो नैरेटिव्स या फिर प्राइमरी एक्यूज्ड, ये आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं, आपके जो विरोधी होते हैं, या जहां से आपको लगातार धमकियां आती हैं, उन्हीं को प्राइमरीली माना जाता है और उन्हीं को प्राइमरीली डिटेंशन में लिया जाता है, डिस्कशन भी उसी मामले पर होता है। तो आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहेंगे इस पूरे मामले को? जी बिल्कुल। जब भी ये मर्डर्स हुए, जब भी पहले दाभोलकर जी का मर्डर हुआ, पुणे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, और पहले उनका शक जो थे, जो हिंदू एक्टिविस्ट थे कई सारे, उनके ऊपर ही गया। बहुत सारे एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया, बहुत सारों की इन्वेस्टिगेशन की गई, उनके फ़ोन टैप किए गए, उनके रिकॉर्ड्स निकाले गए, और कई महीनों के बाद में जो उस समय के पुलिस चीफ थे पोल, उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया कि इसमें हमारे को कोई भी हिंदू संगठन का हाथ नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके ये स्टेटमेंट दिया था कि हमको कोई भी संगठन का हाथ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब ये मैटर सीबीआई में गया है, और सीबीआई में भी गया है एक्टिविज़म के द्वारा, क्योंकि एक करियर एक्टिविस्ट है जिन्होंने केस करके बोला कि नहीं हमको पुणे पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप सीबीआई को जांच दीजिए। और ये जो नैरेटिव हुआ है ये सीबीआई के द्वारा बाद में चलाया गया है, जो जहाँ पर उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा है। अभी आप देखेंगे इसमें, आप बोल रहे थे कि फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, आप एक फ़ोटोग्राफ खोलिए उसमें,
जहाँ पर जो मर्डर अक्यूज है उनके जो फेसेस जो स्केच बनाते हैं पुलिस ने, वो पुणे पुलिस ने जो स्केच बनाया था और जो स्केच सीबीआई ने बनाया है सेम लोगों का, वो स्केच तक चेंज हो गया है। ये जो ऊपर वाले फोटोग्राफ्स हैं ये मर्डर के तुरंत बाद पुणे पुलिस ने बनवाया हुआ स्केच है उसी विटनेस पर, और जो नीचे वाले दो हैं ये सीबीआई ने बनवाया हुआ स्केच है उसी विटनेस के एविडेंस के द्वारा। यानी आप क्या करना चाहते हैं? विटनेस की शक्ल कैसे चेंज हो जाते हैं, स्केच कैसे अलग हो जाते हैं? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसे सब हो। तो अब जब ट्रायल पे मैटर पहुंच चुका है तो क्या आप भी इस किताब के सहारे, अपने दावों के सहारे कोर्ट में जाकर खड़े होने वाले हैं, इंटरवीन करने वाले हैं? नहीं, क्योंकि ये तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तो मैंने जो फोटोग्राफ्स निकाले हैं ये तो चार्जशीट से निकाले हुए हैं, तो ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर हैं कोर्ट में। ये सिर्फ जब मैटर ट्रायल में जाएगा तो ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि आपके स्केच कैसे बदल गए, आपके लोग कैसे बदल गए, आपके जो आपने जिनको चार्जशीट किया था वो लोग कैसे बदल गए, आपके वेपन्स कहाँ से वापस आ गए। ये सब तो सवाल आने ही वाले हैं जब कोर्ट में मैटर चलता है। कौन कर रहा है ये सब? जब इतना आपने किताब लिखी है, इतने डिटेल में आपने सारी किताबें जो है वो आपने सारे डॉक्यूमेंट स्टडी किए हैं, स्केचेस तक देखे हैं, मीडिया का स्क्रूटिनी भी किया है, तो किसी न किसी कंक्लूजन पर तो आप भी पहुंचे होंगे। देखिए, मेरा एक कंक्लूजन है इसमें दैट ये चारों मर्डर्स रिलेटेड नहीं है, और जानबूझकर इनके बीच में रिलेशन दिखाने के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन सैबोटाज हो रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो चारों लोग हैं आप इनको रैशनलिस्ट बुला दीजिए, लेकिन ये चारों रैशनलिस्ट थे नहीं। इसमें से दाभोलकर जो थे वो इस फील्ड में काम करते थे, जो एंटी सुपरस्टिशन बिल छाप के लाए थे सब। पंसरे वॉज अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो कोई रैशनलिज्म के फील्ड में काम नहीं करते थे। कालबुर्गी का फील्ड था लिंगायत लिटरेचर, और वो वहाँ पर उनको लिंगायतों से काफ़ी धमकियाँ मिल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा था जो लिंगायतों को पसंद नहीं था, और उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया था लिंगायतों के खिलाफ। जाहिर है उनको कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन उन्होंने हटा दी गई और उसके कुछ ही महीनों में उनका खून हो गया। तो पहला शक किस पे जाना चाहिए? जो कम्युनिटी से उनको धमकी थी उसी पे जाना चाहिए, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कर्नाटका में रहकर कौन सा पॉलिटिकल पार्टी लिंगायतों की इन्वेस्टिगेशन करेगा? नहीं पॉसिबल है, राइट? जिस दिन पर गौरी लंकेश का मर्डर हुआ, गौरी लंकेश नक्सलाइट थी, नक्सल जर्नलिज्म थी, और उनके नक्सल लोगों से काफ़ी नज़दीक संबंध थे, और उनके बहुत ही करीब लोग थे जो उसी फील्ड में थे, और वो इनफैक्ट इतने गहरे संबंध थे कि सिद्धरामैया की सरकार ने उन्हें इंटरलोक्यूटर करके अपॉइंट भी किया था टू गेट नक्सलाइट्स टू सरेंडर, क्योंकि उनका इतना। और जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन क्या ट्वीट्स जो आप बता रहे थे, उनके ट्वीट्स हैं उस दिन, उसी दिन के, कि हम कॉमरेड्स को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, शांति रखना चाहिए, और जो हमारे कॉमन एनिमी है उन पर ध्यान देना चाहिए। और उसी दिन पर शाम को उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन ये सब मैटर को वेरी सुपरफिशियली देखकर डिसमिस कर दिया गया कि नहीं नहीं, वो तो नक्सल वालों से तो बहुत क्लोज थी, तो वो कैसे उसको मार सकते हैं, करके वो मैटर को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। तो जब आप ज़बरदस्ती फोर्स फिट करने की कोशिश करेंगे कोई ना कोई थ्योरी, तो जाहिर है प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। इन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर केस में थोड़े एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए थे, उसी में से जितने 15-20 लोग अरेस्ट हैं उनको अलग अलग केसेस में चार्जशीट करते गए हैं, दिखाने के लिए कि जुड़े हुए हैं। लेकिन इस दौरान सरकारें भी बदली। अगर ये आप कह रहे हैं अब तक जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन के हिसाब से आप इसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ियाँ हुई हैं। ये चारों मर्डर का एक दूसरे के साथ में कोई संबंध नहीं है, ये आपका दावा है इस किताब के माध्यम से। तो फिर ये कर कौन रहा है? मेरा ये मानना है कि ये चारों जो मर्डर्स हैं ये अलग अलग लोगों ने किया है, अलग अलग कारणों की वजह से। मैं मीडिया नैरेटिव्स के बारे में बात कर रहा हूं। मीडिया नैरेटिव तो चल ही रहा है तब से। मीडिया नैरेटिव तो जो चला रहे हैं इतने सालों से, जिन्होंने मालेगांव का नैरेटिव चलाया वही लोग हैं। आप देख लीजिए, जिन्होंने हिंदू टेरर की जो डेफिनेशन डिफाइन ये की थी, वही लोग चला रहे हैं ये नैरेटिव, दूसरे तो लोग नहीं है जो चला रहे हैं। लेकिन आज भी इनका इतना होल्ड है कि लोग बिना प्रश्न पूछे उनको ब्लाइंडली बिलीव करते रहते हैं। जी अमित थड़ानी जी, आपने ये किताब लिखी, अब जो वाचक वर्ग हैं वो इसको रीड करेंगे और अपना ओपिनियन भी आपकी किताब के ऊपर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, वो 4 मर्डर जिसने भारत की राजनीति पर ही नहीं, लोगों के ओपिनियन पर और
हिंदू ये मर्डरर हो सकता है, ये जो सेंटेंस डिस्कशन में लाया गया, चर्चा में लाया गया, हिंदू आतंकवाद, ये जो थियरी एक मालेगांव बम धमाके के समय दिग्विजय सिंह ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने कहा था कि हिंदू आतंकवादी, तो धीरे धीरे करके हिंदू आतंकवाद के साथ में ये हत्याएं जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, आप ज़रूर पढ़ें और अपनी राय क्या है इस पूरे मामले पर ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अमित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।